नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। नेताजी का रुतबा ही अलग होता है, विधायक जी के कहने ही क्या। लेकिन विधायक जी जब मंत्री जी बन जाते हैं तो पूरे इलाके में एक अलग ही धमक महसूस की जा सकती है। मंत्री जी के टोला मोहल्ला, विधानसभा क्षेत्र से लेकर जिला तक अलग ठाठ बन जाती है। अपने समाज के लिए तो मंत्री जी विशेष सम्मानित सदस्य की श्रृंखला में शामिल कर लिए जाते हैं और माना जाता है कि सियासी हवा जिस दिशा से बहे, समाज तो मंत्री जी की छत्र छाया में रहना चाहता है और बदले में मंत्री जी की शान, उनका ओहदा सुरक्षित रखने में समाज मिलजुल कर बड़ा योगदान करता है। अब बिहार में देखें तो चुनाव दरवाजे पर दस्तक दे रही है, फिर भी दरवाजे के अंदर दस्तरखान सजाया जा रहा है, प्लेट में सजाकर विभाग परोसा जा रहा है, मानो विभाग का कामकाज अब तक शायद जैसे तैसे चल रहा था। तो कहा जा रहा है कि विभाग को डेडिकेटेड मंत्री मिलते ही काम में रफ्तार आ जाएगी। लेकिन ठीक चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार वर्कलोड कम करने के लिए है या चुनावी रण में मंत्रिमंडल विस्तार से सधेगा समीकरण? सवाल तो पूछेंगे और सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए धीरज कुशवाहा जी हैं, बीजेपी की ओर से पूनम सिंह जी हैं और आरजेडी की ओर से आरजू खान जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। पूनम जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि इस कैबिनेट विस्तार में साथ के साथ बीजेपी के खेमे से आखिर ऐसा क्यों? सबसे पहला सवाल तो यही हो रहा है। सहयोगियों के लिए भी कुछ तो जगह बनती थी या पहले से कुछ और तय था? देखिए दीपक जी, आपको पता है कि बिहार में एनडीए की सरकार है। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, जो हमारे मुख्यमंत्री बिहार सरकार में हैं, उनके नेतृत्व में जिस तरह से एनडीए कदम से कदम मिला करके बिहार के विकास के लिए जिस तरह से आगे कदम बढ़ा रहा है और बिहार को तरक्की और जिस तरह से उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रहा है, तो उनके मार्गदर्शन और उनके विस्तार के उनके अनुसार ही बिहार में जो 7 मंत्रिमंडल जो विस्तार भाजपा के द्वारा जो मंत्री गए हुए हैं, उनके आदेशानुसार ही हुआ है। तो इसमें कोई किंतु परंतु करने की आवश्यकता नहीं है। और मैं इस 7 मंत्री जी को शुभकामना और बधाई देना चाहती हूँ कि आप लोगों के कार्यकाल में बिहार और आगे तरक्की की ओर बढ़ेगा और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और बिहार मजबूत होगा। इसके लिए हम लोग एक साथ है और साथ में कदम से कदम मिला करके जिस तरह से हर कार्य की बात करें, चाहे रोड की बात करें, चाहे बिजली की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, चाहे एजुकेशन की बात करें, वो तो कामकाज हो रहा है, ये सब कह रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी पार्टी के तमाम सहयोगी दल के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि कामकाज डबल इंजन की रफ्तार के साथ हो रहा है। लेकिन आपकी बात पूनम जी हम लेकर धीरज जी के पास आना चाहेंगे और धीरज जी से ये जानना चाहेंगे कि धीरज जी, पूनम जी जो कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की बात कह रही हैं, इसमें कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने वाली बात हमें नजर नहीं आ रही है, इसे किस तरह से समझें? देखिए दीपक जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और सभी बातों को आप समझते हैं। आप जानते हैं कि जदयू हो या बीजेपी हो, इसमें एक व्यक्ति एक एकल पद होता है। आप जानते हैं कि इससे पहले माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी भी पहले प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन जब उप मुख्यमंत्री बने तो फिर जवाबदेही जायसवाल साहब को मिली। उसके बाद में आप समझिए पुरानी बातें हैं। आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी 2 महीने से प्रगति यात्रा पर थे जी। बात आ रही थी, चूंकि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है मंत्रिमंडल में सदस्यों को शामिल करने के लिए, तो मुख्यमंत्री जी का जो ही समय मिला और विधानसभा का सत्र भी शुरू होने वाला था, तो समय बहुत ही कम था, इसलिए एक्सपेंशन किया गया। और दूसरी बात बताते हैं कि आप जानते हैं कि एनडीए में 5 घटक दल हैं, सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि अलग अलग तरह के अलग अलग जिलों में कार्यक्रम किए जा रहे हैं और सबसे मुख्य जो काम हो रहे हैं, 5 प्रदेश अध्यक्ष एक साथ हर एक जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन विस्तार के जो घटक है वो कंफ्यूजन कहीं ना कहीं पैदा कर रहे हैं कि सिर्फ एक ही खेमे को इतनी वरीयता क्यों? भले ही मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या ये विशेषाधिकार सिर्फ बीजेपी के लिए सीमित रह गया? वो भी तब ये सवाल और भी प्रासंगिक बन जाता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं और कहते हैं हमारे तो लाडले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो ये लाडले एक शब्द पर पूरे 7 के 7 मंत्री पद कुर्बान, बिल्कुल जेडीयू को कुछ नहीं। देखिए हम आपकी पैरवी कर रहे हैं धीरज जी। बिल्कुल नहीं, आप जानिए कि देखिए हम लोग के और भी अन्य सहयोगी दल हैं। विशेष रूप से भाजपा बड़ी पार्टी है बिहार में, जो संख्या में बड़ी है, इसमें कहीं शक नहीं है। हमेशा से माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े भाई की भूमिका में रहे हैं, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक बात आप जान लीजिए
कि बीजेपी का इंटरनल मामला है। पहले से मंत्री पद खाली भी थे और एक जो थे जायसवाल साहब, इनको एक्सचेंज भी करना था। तो आप समझिए कि बीजेपी का इंटरनल मामला है कि किसको बना रहे हैं, किस जाति के लोगों को बना रहे हैं, ये बीजेपी का अपना अंदरूनी मामला है। चलिए, अगर हमारे एक जवाब से दो सवाल आपने साथ लिए हैं। अभी मैं सवाल पूछने ही वाला था कि अगर बीजेपी का ये इंटरनल मैटर है तो अब तक बीजेपी की सीटें आपने क्यों रोक कर रखी थी, लेकिन आपने उसका भी जवाब दे दिया। हम आएंगे आपके पास, फिर आरजू जी के पास चलते हैं। आरजू जी, पूनम जी और धीरज जी ने तो मंत्रिमंडल विस्तार में किस तरह से एक ही दल को वरीयता दी गई है, या फिर ये सहयोगियों की जो स्थिति थी उसे तालमेल बिठाने का प्रयास किया गया है, ये समझाने का प्रयास किया गया। हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से इस मंत्रिमंडल विस्तार को देख रहे हैं आप? इस मंत्रिमंडल के विस्तार को हम जेडीयू के ताबूत की आखिरी किल समझ रहे हैं। आखिरी किल टूट गई है जेडीयू के ताबूत में। और वो कहिएगा किस तरीके से, तो मैं बताऊंगा। आज तक कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई भी का मंत्री नहीं हुआ था, कुर्मी समाज से कोई मंत्री नहीं हुआ था। आज कुर्मी चेतना मंच के जरिए एक बड़ा नेता लॉन्च कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। ये सबसे बड़ी विफलता है इसकी, जनता दल यूनाइटेड की। और ये एहसास भी करवा दिया कि हम बड़े हैं, बड़े सहयोगी दल हैं, बड़े भाई के रूप में हैं। अब ये कुछ भी कह ले और उनकी औकात दिखा दी गई है। और ये कैसे दिखाई गई है, ऐसे ही निशांत जी नहीं कहते हैं कि एनडीए के जो समर्थक, जो जितने भी लोग हैं, वो नीतीश कुमार जी को सीएम उम्मीदवार तय करें, इसका अनाउंसमेंट करें, ऐसे ही नहीं कहते हैं। और मुख्यमंत्री जी का क्या हुआ? मुख्यमंत्री जी तो पकड़ुआ मुख्यमंत्री बन के रह गए हैं। निशांत जी कहते हैं कि उनको अनाउंस किया जाए, और उनके बातों का खंडन कौन करता है? विजय चौधरी जी कहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ताबूत में अंतिम किल ठोक दी गई है। और ये विस्तार कुछ भी करते रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है, ये कहते हैं कि बहुत गति से आगे चल रहा है प्रदेश और हम मिलजुल के करेंगे, तो ये इनका परसेप्शन है, जो इनकी राजनीति है। नहीं, आरजू जी, कहीं आप ठीक से देख तो नहीं पा रहे हैं। हमारा मूल सवाल है, हम उस पर आ जाते हैं और शुरुआत आपसे करते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार से ये चुनावी समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं। अगड़े भी हैं, पिछड़े भी हैं, अति पिछड़े भी हैं, और जो पहले से मौजूद थे वो तो थे ही। इसीलिए मैं बता रहा हूँ जी। मैंने खुद जो है, अशोक चौधरी ने इसको 4 बार एक टीवी चैनल के माध्यम से इंटरव्यू दे रहे थे, 4 बार उन्होंने रेखांकित करने का काम किया है कि ये चुनावी साल है। चुनावी साल को देखते हुए जातीय समीकरण बैठाया गया है। तो ये सिर्फ चुनावी एक रणनीति है और प्रदेश को कुछ मिलने वाला नहीं है। ये मैं बार बार आपको आकर्षित कर रहा हूँ इस चीजों से। और प्रदेश को जात की राजनीति से ज्यादा नेता देने के इच्छुक भी नहीं है। आपकी ओर से भी जातीय गणना पे आगे बात बढ़ी नहीं रही है, उसका क्रेडिट लेने और दूसरा उसे फिर से करवाने की बात कहकर सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो जात से बाहर जब सियासी दल ही नहीं निकल रहे तो जनता के लिए स्कोप क्या बचता है? दीपक जी मैं उसको बताता हूँ। जातीय जनगणना महागठबंधन की सरकार में हुआ। इस डबल इंजन की सरकार से सवाल यह है कि उसको 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डाले? क्या आप मतलब आप आरक्षण चोर है? आरक्षण चोर है, ये सवाल है डबल इंजन की सरकार से कि हमारे साथ आते रहे गठबंधन में, महागठबंधन की सरकार में तो जातीय जनगणना सर्वे करवाते हैं। नहीं, समाज की संख्या के आधार पर मंत्रिमंडल में उनका प्रतिनिधित्व तो दे रहे हैं ना सर ये सिर्फ चुनावी वैतरणी पार करना चाहते हैं 2025 को। और इसको खुद सम्राट और अशोक चौधरी ने बार बार रेखांकित किया है। मैं क्या कहूँ? चलिए, ये तो अच्छी बात है ना कि नेता खुलकर बोल रहे हैं, और भले ही सियासी लोग हैं तो सियासत ही करेंगे, और सियासत का लक्ष्य है चुनाव जीतना, सत्ता में पहुंचना। आरजू जी, आपके 2-3 सवाल थे, उसका जवाब हम धीरज जी के से ले लेते हैं और फिर आपके पास आते हैं। कंफ्यूजन दूर कीजिए धीरज जी। सबसे पहला कंफ्यूजन तो ये कि क्या अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, नीतीश कुमार के बेटे निशांत ये कह रहे हैं कि एनडीए का फेस कौन होगा ये बीजेपी की ओर से घोषित किया जाए, साफ किया जाए। क्या ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है? लोगों में कंफ्यूजन है या विपक्ष कंफ्यूजन की स्थिति बनाए रखना चाहता है? देखिए दीपक जी, एनडीए घटक दल के सभी शीर्ष के नेता लोगों ने कह दिया है कि 2025 का चुनाव माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं है। और हम लोग बोल रहे हैं, या पूरा एनडीए गठबंधन बोल रहा है कि 2025 225 फिर से नीतीश, इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं है। और एक बात बताना चाहते हैं, ये आरजू जी जो कह रहे हैं, आरजू जी इस बात का ध्यान रखिए कि माननीय नीतीश कुमार जी उस कड़ाके के ठंड में प्रगति यात्रा पर निकले
18-19 सालों में जो काम रह गए थे उसकी समीक्षा की है। उसके बाद में हर एक जिलों में 400, 500, 600, किसी जिलों में हजार करोड़ रुपया सौगात दिया गया और उसका स्वीकृति भी कैबिनेट से दे दिया गया। कहीं कंफ्यूजन है क्या? एक बात आपको बता देना चाहता है धीरज जी, एक छोटा सा कंफ्यूजन ये हो रहा है ना कि जब बिना कैबिनेट विस्तार के इतना काम किया जा सकता था और 4 साल पहले उन कामों को क्यों नहीं धरातल पर उतारने की कवायद हुई? ये चुनाव से पहले ही इतने काम अचानक से क्यों याद आ गए और उन कामों को पूरा करने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार की भी आवश्यकता पड़ गई? आरजू जी तो सही आरोप लगा रहे हैं ना, ये चुनावी विस्तार है मंत्रिमंडल का। दीपक जी, जब माननीय नीतीश कुमार जी के हाथों में बिहार की कमान मिली थी उस समय फूलों का ताज नहीं था, कांटों का हार और कांटों का ताज था। ये लोग चरवाहा विद्यालय चलाने वाले और अपहरण कांड और डकैती फिरैती और दंगे करने वाले परोस कर बेचने का जो काम करते थे वो व्यक्ति हमसे हिसाब मांग रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार का पूरा नक्शा बदल दिया और पूरे बिहार नहीं पूरे देश और देश दुनिया के पटल पर बिहार का जो परसेप्शन जो गंदा बन गया था उसको खत्म करने का काम किया है। बिल्कुल आरजू जी, बिहार को लोग कहते थे हम आपके पास आएंगे, लेकिन धीरज जी के इस बात का हम भैंसों का चारा लोग खा गए, वैसे परसेप्शन हमारी बनी हुई थी। धीरज जी, परसेप्शन बदला, सूरत बदली, तस्वीर बदल गई, लेकिन फिर भी जात को आधार बनाकर ही सियासत करने को मजबूर हैं आप। हम लोग सभी जात धर्मों को लेकर चलते हैं। आप जानते हैं कि हम माननीय नीतीश कुमार जी ने जो भी कार्य किए हैं, आ रहे आरजू जी आ रहे हैं। देखिए आरजू भाई, आप मत करके समाज से आते हैं, उस समाज के लिए भी माननीय नीतीश कुमार जी ने क्या किया है ये बताने वाली बात नहीं है। और नीतीश कुमार जी के राज्य में अल्पसंख्यक भाई लीडर होकर निर्भय होकर काम कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, बाल बच्चियां पढ़ रही हैं। आप समझिए ये बताने वाली बातें हैं। माननीय लालू प्रसाद यादव जी के समय कितने दंगे हुआ करते थे, कितने नरसंहार हुआ करते थे, ये बताने वाली बातें हैं। आरजू जी ठीक है, जिस दल में सियासत कीजिए, इस बात से हम लोग को कोई परहेज नहीं है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि 2005 से पहले वाला स्थिति आ जाएगा तो घर से बाहर निकलना आप भूल जाइएगा। चलिए, स्थिति आपके लिए मुश्किल हो रही थी इसलिए चुनाव से ठीक पहले मंत्रिमंडल विस्तार करना पड़ा। आरजू जी का ये भी आरोप है। आरजू जी जल्दी से हम ब्रेक में जाएंगे आपकी बात को लेकर। देखिए ये झूठ बोलते हैं, परसेप्शन की राजनीति करते हैं। अगर किसी भी पायदान से बिहार आगे है तो किसी एक चीज का ये एविडेंस दे दे। और हम तो बार बार कहते हैं कि नीतीश कुमार जी पकड़ुआ मुख्यमंत्री हो गए हैं, उनको पकड़ के लोग लाते हैं और क्या बात करते हैं। अरे आप समझिए ना, अरे जैसे आपके आरजू जी आपकी पकड़ में नहीं आए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी माननीय लालू प्रसाद यादव जी को जिस तरह से नजरबंद करके कर रहे हैं वही आप लोगों को लग रहा है। अरे माननीय नीतीश कुमार जी कभी भी अपने सिद्धांतों के साथ धीरज जी, हम किसी के घर के अंदर अभी ना जाएं तो बेहतर है। हम मुद्दे पर बात करें, आप उनके परिवार के अंदर ना जाएं तो अभी बेहतर होगा। आरजू जी, आपकी पकड़ से तो निकल गए ना, इसका दुख है आपको? एकदम हमको दुख नहीं है। जिस बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री बिहार वासियों से मिलते नहीं है प्रगति यात्रा में, और इनको तो इस चीज का दुख नहीं है, मलाल नहीं है। मैं पूछना चाहूंगा कि इन्होंने इतना काम किया तो बिहार के किसानों की आय देश में सबसे कम क्यों है? इसका जवाब देंगे। प्रति व्यक्ति आय निवेश सबसे कम। चलिए, इसका जवाब तो सरकार को, जनता को देना होगा। आरजू जी, हम लौटेंगे, फिर इस चर्चा को जारी रखेंगे और पूनम जी से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर बीजेपी के साथ ऐसी कौन सी डील हुई है जिसकी बातें उठ रही है कि सारी की सारी मंत्रिमंडल विस्तार के जो विशेषाधिकार मुख्यमंत्री रखते हैं वो बीजेपी पर विशेषाधिकार को न्योछावर कर दिया गया। क्यों आखिर? एक बार फिर सीधे मेहमानों का रुख करेंगे और पूनम जी से शुरू करेंगे। पूनम जी, हम बस ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर बीजेपी क्या बिहार में बढ़त बनाए हुए है? विरोधी खेमा जो ये आरोप लगा रहा है और नीतीश कुमार के पुरानी बातों को याद दिला रहा है कि नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ गठबंधन करने गए थे तो उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी हमारी पार्टी को खा जाएगी, हमारी पार्टी तोड़ देगी। तो क्या बीजेपी अब उस स्थिति में आ गई है? सब कुछ पर बीजेपी हावी होती दिख रही है इस मंत्रिमंडल विस्तार के आधार पर देखें तो? देखिए दीपक जी, आरजेडी के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दे की ये लोग बात करते नहीं है। मंत्रिमंडल जब विस्तार हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विशेषाधिकार है कि किसको मंत्रिमंडल में शामिल करे, किसको नहीं करे। इनके जैसे विपक्ष के नेता जो तेजस्वी जी है कहते हैं कि काम की माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो भी पहले से जो योजनाएं थी, शिक्षकों की जी बहाली थी, उसका क्रेडिट लेने का काम ये कर रहे हैं। कहीं भाजपा ये कहती है क्या कि मैंने नहीं, हमने अलग काम किया, मुख्यमंत्री जी ने अलग काम किया। तो ये लोग तो दूसरे का क्रेडिट लेने का काम करते हैं। ये विशेषाधिकार तब समझ में नहीं आता ना जब पड़ोसी के घर पर ये मेवा मिष्ठान वितरित किया जा रहा है और अपने घर में रूखी सूखी रोटी तक नहीं मिलती।
दीपक जी, मुख्यमंत्री जी को यदि कोई आपत्ति होती तो मंत्रिमंडल विस्तार क्यों करते, लेकिन सबकी सहानुभूति के और यही क्यों करते, यही हम समझना चाह रहे हैं कि चुनाव से ठीक पहले क्यों करना पड़ गया। क्या बीजेपी हावी हो चुकी है? देखिए, आप अभी प्रगति यात्रा ये लोग कह रहे हैं, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 15-16 साल का जो काम का अपना जो समीकरण हर जिला में जाकर के जिस तरह से उन्होंने समीक्षा की और जहां जहां कुछ कामें अधूरी रह गई थी उसको उन्होंने पैसे दे करके जो काम कराने का काम किया, तो उसमें उनको 2 महीना समय लग गए। अब समय बीतने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को समय मिला तो इसका विस्तार किए। अब रही बात की भाजपा ही के, आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी अधिक सीट होते हुए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को बड़े भाई के तौर पर सम्मान देने का काम करती है, मुख्यमंत्री बनाने का काम करती है। लेकिन ये आरजेडी के लोग बताए कि ये लोग जो इंडी गठबंधन के जो संयोजक थे, माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे, ये लोग मुख्यमंत्री जी को कितना सम्मान देने का काम किए। ये लोग तो मुख्यमंत्री जी को हर बार बेइज्जत किए। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कहे कि मैं 1-2 बार इधर उधर चला गया हूं, अब नहीं जाऊंगा। मतलब आप ये कह रही हैं पूनम जी कि एनडीए खेमे में वापसी कर नीतीश कुमार इतने संतुष्ट हैं कि और पूरी दरियादिली दिखा रहे हैं और उन्हें जितना आदर सम्मान दिया जा रहा है उसी अनुपात में वो अपने सहयोगियों को वो रिटर्न भी गिफ्ट दे रहे हैं। बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी, आरजू जी, ये रिटर्न गिफ्ट समझ में आ रहा है क्या? बड़े भाई के रूप में जो सम्मान करते हैं और देते हैं वो स्वाभाविक आपके टीवी चैनल और मंत्रिमंडल विस्तार के द्वारा ही दिखाई देता। अरे आप लोग क्या बोलिएगा भाई, आप लोग तो जो सम्मान देना चाहिए वो सम्मान देते नहीं है। मुख्यमंत्री जी को आप लोग क्रेडिट लेना काम करते हैं कि हमने काम किया है। संविधान ने हमें आजादी दी है बोलने की, आप मेरी आजादी भी छीनना चाहती है क्या? नहीं बोलिए ना आरजू जी, बोलिए, बोलने से नहीं रोक रही है। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का मैं क्यों सवाल का जवाब दूं? प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री सर के बाल, दाढ़ी के बाल और नाखून तक कटवा के फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए दिल्ली भेज दिए थे और उन्होंने एनडीए पे बात किया था कि मेरा एनडीए है, मेरा खराब नहीं। उसके बाद भी उन्होंने क्या किया तो मुझे नहीं बोलना है। और अतीत से ये लोग कुछ समझते नहीं है। जनता दल यूनाइटेड के जो मेरे छोटे मित्र हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, अतीत अभी बहुत ज्यादा जो लोग अतीत अगर देखते हैं तो देखिए शिवराज चौहान जी को और एकनाथ शिंदे जी का, और आप खुश हो जाइए। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं क्या जवाब दूं? 2014 में वो कहते हैं कि मोतिहारी की चीनी मिल को शुरू करवाऊंगा और उसकी चाय आकर पीऊंगा, और आज तक वो चीनी मिल स्टार्ट नहीं हुआ। नहीं, ये बताइए ना, चीनी मिल बंद किसने कराया था? आप बता दीजिए। पूनम जी, वो बंद पे नहीं जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपको चुनौती थी शुरू करने की और इस चुनौती को स्वीकार भी किया गया, लेकिन स्वीकार करने के बावजूद उसे धरातल पर उतारा नहीं गया है। नरेंद्र मोदी के गारंटी पर सवाल खड़े कर रहे हैं आरजू जी। जी आरजू जी, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। और दीपक जी, एक चीज और मैं बोलूं, बीजेपी और प्रधानमंत्री जी बताएंगे कि वो मधुबनी, सारण, गोपालगंज, नवादा, मुजफ्फरपुर की मध्य बड़ी चीनी मिल को तो 2014 से खुलवा रहे थे, वो आज तक नहीं खुली, ये कब खुलवाएंगे? तो ये इनका झूठ और परसेप्शन है। नहीं, बात तो आरजू जी आप चीनी मिल की करते हैं, लेकिन आपके खेमे में किसी के शब्दों में मिठास नहीं है। पूनम जी कह रही है मान सम्मान की बात, वो क्या जाने जिनके मान सम्मान न देने के कारण, वहां उचित स्थान न देने के कारण नीतीश कुमार INDI अलायंस से बाहर आ गए थे। मैं अतीत में नहीं जाऊंगा, मैं आज के परिवेश में बोलूंगा कि पूरे देश की जनता जानती है कि पलट के अगर कोई मुख्यमंत्री बना, 9 बार शपथ लिया कि देखिए आरजू जी, सुविधा अनुसार आप अपनी गाड़ी जहां तहां रोक दे रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र में गए थे, अतीत में ही तो गए थे, वहां जेडीयू को याद दिला रहे थे कि देखिए बीजेपी ने अपने सहयोगियों के साथ क्या किया। धीरज जी से हम जवाब ले लेते हैं, कई सवाल आपने खड़े कर दिए हैं, कई बातें अपनी रख दी है। धीरज जी, याद तो होगा बीजेपी क्या करती है अपने सहयोगियों के साथ, आरजू जी याद दिला रहे हैं। हम तो आरजू भाई से यही कहना चाहते हैं कि हमको पता है और माननीय नीतीश कुमार जी को और जदयू को पता है कि हमको कैसे सुरक्षित रहना है। आप लोगों के बारे में एक हम सलाह देना चाहते हैं कि दूसरों की सहायता करने से पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहन लीजिए, अब उसके बाद बात करिए। और एक बात बताना चाहते हैं कि आरजी बाबू, एक बात आप जानते हैं, सुनिए बता रहे हैं बात, बीजेपी के साथ हमारा कितना पुराना रिश्ता है। हम लोग गर्व से कहते हैं कि एनडीए में बीजेपी के साथ हम लोग का नेचुरल अलायंस है, ये कहीं कंफ्यूजन नहीं है। अरे घर में कभी लड़ाई झगड़े हुए करते हैं, कभी कभी मनमुटाव हो जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? फायदा उठा लीजिएगा। और अभी आप कहते हैं कि बीजेपी के दबाव में है, कल कहते थे कि अभी भी कह रहे हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी नहीं, हमने नौकरी बांटा है। बीजेपी के दबाव में है क्या?
बीजेपी के दबाव में है क्या? उनके संख्या बल को लेकर चुनाव में जिस स्थिति में बीजेपी पहुंचने वाली है उस स्थिति का आकलन कर क्या बीजेपी के दबाव में है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सवाल? देखिए, आरजू जी जो बोल रहे हैं या इंडी गठबंधन के जितने लोग बोल रहे हैं, ये केवल जनता को भ्रम फैलाने के लिए कह रहे हैं। देखिए, जिस समय 43 सीट आई थी उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया था कि हमारी अब कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री या बीजेपी के जितने भी शीर्ष के नेता बोले कि नहीं, माननीय नीतीश कुमार जी को ही बैठाना है और उसके बाद में और अगली बार के लिए भी घोषणा कर दी गई है। इसमें कहीं कंफ्यूजन है क्या? अब आप लिख के आपको हम लोग दे दें। चलिए, बिहार की जनता है, मालिक है, जनता तय करेगी। ठीक है। और बहुमत आएगी। आरजू जी कुछ कहना चाहते हैं, फिर से विराजमान हो गया, प्रतिक्रिया चिंता उनकी न ले करिए। लेते हैं। चलिए आरजू जी बोलिए जी। मैं कह रहा हूँ कि कंफ्यूजन हमको नहीं है, उनके बेटे, खुद उनके बेटे निशांत जी को कंफ्यूजन है और वो कंफ्यूजन दूर कर दीजिए, जो कि विजय चौधरी जी दूर भी कर रहे हैं। देखिए, निशांत जी एक पुत्र होने के नाते अपने पिता के बारे में राय रख रहे थे। आप उसको पॉलिटिकली क्यों उसको तोड़ मड़ोड़ रहे हैं? चलिए, माननीय निशांत जी ने कहा कि देखिए, पिताजी इतने काम किए हैं, हम जनता से आग्रह करना चाहते हैं कि आप लोग समर्थन दीजिए और बीजेपी जदयू के लोग मिलकर अगला मंत्रिमंडल विस्तार पर हम बात कर रहे थे के प्रति और उजागर संभावना किया। देख रहे थे कि क्यों मंत्रिमंडल खदेड़ रहे हैं? विस्तार के आधार पर क्या सामाजिक समीकरण साधने का प्रयास किया जा रहा था, यहां संगठन पर दबाव बनाने, संगठन को खा जाने तक की बातें आई। लेकिन जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि हम सुरक्षित हैं, विरोधी खेमा अपना ऑक्सीजन मास्क पहनकर रखे। लेकिन इस मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर जो तमाम सवाल उठ रहे हैं, अगर आंकड़ों के आधार पर इसे देखें तो जिस खेमे के जितने विधायक हैं उन विधायकों की संख्या को अगर 3 से 4 के बीच के अनुपात में ले तो उन संख्या बल के आधार पर उतने मंत्री कैबिनेट में उस दल के हैं। और यहां पर ये जो अनुपात आ रहा है ये करीब करीब बराबर आ रहा है। हर दल के विधायकों की संख्या के आधार पर अनुपातिक रूप से उतने मंत्री कैबिनेट में उस दल के प्रतिनिधि के तौर पर हैं। तो ऐसे में दबाव वाली बात क्या वाकई है और क्या विरोधी खेमा इसे जो मुद्दा बना रहा है वो चुनाव में असर देखने को मिलेगा, इस पर तो नजर बनी रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद पूनम सिंह जी, आरजू खान जी और धीरज कुशवाहा जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।